नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि देश पूरी मजबूती और समर्पण के साथ कोविड महामारी की चुनौती से बाहर निकलेगा। प्रधानमंत्री ने देश के 9 करोड़ 50 लाख से अधिक किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त जारी की। कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 83.5% हुई। कल 3,43,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में अब तक लगभग 18 करोड़ कोविड टीके लगाए गए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र किफायती मूल्य पर आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराकर कोविड-19 महामारी से लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4 करोड़ 17 लाख से अधिक ग्रामीण घरों में पाइप के जरिए पेयजल पहुंचाया गया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सीमा सुरक्षा बल ने सांबा जिले में पाकिस्तानी ड्रोन से गिराए गए हथियार और गोला बारूद बरामद किए। चक्रवाती तूफान तोकते की चेतावनी को देखते हुए केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल की टीमें तैनात। कोविड महामारी के बीच देश भर में सादगीपूर्ण ढंग से ईद मनाई जा रही है। समाचार संध्या में विशाल शर्मा के साथ मैं धर्मेंद्र। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें। सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वस्त किया है कि देश पूरी मजबूती और समर्पण से कोरोना महामारी की चुनौती से उबर जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत कठिन घड़ी में हिम्मत हारने वाला राष्ट्र नहीं है। भारत हिम्मत हारने वाला देश नहीं है। न भारत हिम्मत हारेगा और न कोई भारतवासी हिम्मत हारेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। गांव में रहने वाली सभी भाई बहनों को कोरोना से फिर सतर्क करना चाहता हूं। ये संक्रमण अभी गांव में भी तेजी से पहुंच रहा है। देश की हर सरकार इससे निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसमें गांव के लोगों की जागरूकता, हमारी पंचायती राज से जुड़े जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनका सहयोग, उनकी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। आपने देश को कभी निराश नहीं किया है। इस बार भी आपसे यही उम्मीद है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देश के 9.5 करोड़ से अधिक किसानों को आर्थिक लाभ की 8वीं किस्त जारी करने के बाद वर्चुअल कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि किसानों ने कोविड के दौरान परीक्षा की घड़ी में देश के प्रति दृढ़ सेवा भाव दिखाया है। नवोन्मेष के कारण कृषि की नई तकनीकों की वजह से रिकॉर्ड खरीद का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पंजाब और हरियाणा को पहली बार प्रत्यक्ष अंतरण का लाभ मिलना शुरू हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना देश के छोटे किसानों के लिए बहुत लाभकारी रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की निरंतर कोशिश रही है कि किसानों को सस्ता और आसान ऋण मिले। सरकार की ये निरंतर कोशिश है कि छोटे और सीमांत किसानों को बैंकों से सस्ता और आसान ऋण मिले। इसके लिए बीते 1.5 साल से किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान 2 करोड़ से ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। इन कार्ड्स पर किसानों ने 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण बैंकों से लिया है। इसका बहुत बड़ा लाभ पशुपालन, डेयरी और मछली पालन से जुड़े किसानों को भी मिलना शुरू हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि पहली बार पश्चिम बंगाल के 7 लाख से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिला है। बंगाल के किसानों को पहली बार इस सुविधा का लाभ मिलना शुरू हुआ है। आज बंगाल के लाखों किसानों को पहली किस्त पहुंची है। जैसे जैसे राज्य से किसानों के नाम केंद्र सरकार को मिलेंगे, वैसे वैसे लाभार्थी किसानों की संख्या और बढ़ती जाएगी। श्री मोदी ने राज्यों से दवाओं और चिकित्सा सामग्री की कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध कड़े कानून बनाने का आह्वान किया। इस संकट के समय में
दवाइयां और जरूरी वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी में भी कुछ लोग अपने निहित स्वार्थ के कारण लगे हुए हैं। मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ये मानवता के खिलाफ का कृत्य है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का फार्मा सेक्टर बड़ी संख्या में दवाओं का निर्माण और आपूर्ति कर रहा है और केंद्र अपनी पूरी क्षमता के साथ नए कोविड अस्पताल और ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सशस्त्र सेनाएं कोविड महामारी की मुश्किल घड़ी में अपनी पूरी ताकत के साथ ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में जुटी हुई हैं। हमारी तीनों सेनाएं, वायुसेना, नेवी, आर्मी, सभी पूरी शक्ति से एक काम में जुटे हैं। ऑक्सीजन रेल इसने कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को बहुत बड़ी ताकत दी है। देश के दूर सुदूर हिस्सों में ये स्पेशल ट्रेन, ये ऑक्सीजन रेल ऑक्सीजन पहुंचाने में जुटी है। ऑक्सीजन टैंकर्स ले जाने वाले ट्रक ड्राइवर्स बिना रुके काम कर रहे हैं। देश के डॉक्टर्स हो, नर्सिंग स्टाफ हो, सफाई कर्मचारी हो, एम्बुलेंस के ड्राइवर्स हो, लैब में काम करने वाले सज्जन हो, सैंपल कलेक्ट करने वाले लोग हो, एक एक जीवन को बचाने के लिए 24 घंटे जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि देश में अब तक लगभग 18 करोड़ टीके लोगों को लगाए जा चुके हैं। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि केंद्र राज्य सरकारों के साथ मिलकर जल्द और आसानी से कोविड टीकों की उपलब्धता के लिए काम कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि महामारी के दौरान लोगों की कठिनाइयां दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से पिछले वर्ष 8 महीने तक गरीबों को मुफ्त राशन दिया गया था। इस बार मई और जून महीने में देश के 80 करोड़ से ज्यादा साथियों को राशन मिले, इसका प्रबंध भी किया गया है। इस पर भी केंद्र सरकार 26,000 करोड़ रुपए हमारे गरीब के घर में चूल्हा जले इसलिए खर्च कर रही है। मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि गरीबों को इस राशन के वितरण में कोई परेशानी न आए, ये सुनिश्चित करें। श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि देश के किसान जैविक खेती के लिए नई तकनीक अपना रहे हैं। खेती में नए समाधान, नए विकल्प देने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। जैविक खेती को बढ़ावा देना ऐसा ही प्रयास है। इस प्रकार की फसलों में लागत भी कम है, ये मिट्टी और इंसान के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और इनकी कीमत भी ज्यादा मिलती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने अनाज की खरीद बढ़ाई है और अधिक से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष नकदी अंतरण का लाभ मिला है। इस वर्ष अभी तक बीते वर्ष की तुलना में लगभग 10% अधिक गेहूं एमएसपी पर खरीदा जा चुका है। अभी तक गेहूं की खरीद का लगभग 58,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में पहुंच चुका है। 24 फरवरी 2019 को आरंभ पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ अब तक 11 करोड़ 28 लाख से अधिक किसानों को मिला है। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष में 6,000 रुपए 3 किश्तों में सीधे किसानों के खाते में भेजे जाते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुशासन, जीवन स्तर में सुधार और किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र के लिए आय केंद्रित नीतियां बनाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बहुत व्यापक बताते हुए श्री तोमर ने कहा कि सभी पात्र किसानों को इस योजना के दायरे में लाने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। अनेक योजनाओं का संचालन हो रहा है, उसका परिणाम भी परिलक्षित आज देश के सामने हो रहा है। लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि की जो यह योजना है, यह किसान के जीवन में निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित हो रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल की बुवाई से लेकर फसल कटाई तक पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान किया जाता है। स्थानीय आपदा या फसल कटाई के बाद नुकसान की स्थिति में
बीमित किसानों द्वारा 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, संबंधित बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। ऐसी फसलें जिन्हें फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए बंडल बनाकर रखने की आवश्यकता होती है एवं उस स्थिति में यदि प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान होता है तो फसल कटाई से 14 दिन की अवधि तक बीमा कवर उपलब्ध रहता है और होने वाले नुकसान का आकलन व्यक्तिगत भूखंड खेत के आधार पर किया जाता है। क्लेम राशि का भुगतान राज्य सरकार एवं बीमा कंपनी की संयुक्त समिति द्वारा आकलन के पश्चात निर्धारित करके किसानों को सीधे बैंक खाते में किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक कदम आत्मनिर्भरता की ओर। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 3,44,000 से अधिक मरीज कोरोना संक्रमण से ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने की दर अब 83.50% है। अब तक 2,79,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कल 3,43,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 2,40,00,000 से अधिक हो गई है। कल 4,000 लोगों की मौत हुई। देश में अब तक संक्रमण से 2,62,317 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 18 करोड़ के नजदीक पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 20,27,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसके साथ ही देश में अब तक 17 करोड़ 93 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। करीब 4 करोड़ 5 लाख से अधिक लोगों को कोविड के दोनों टीके लगा दिए गए हैं, जबकि लगभग 13 करोड़ 88 लाख लोगों को पहला टीका लगाया गया है। बीते 24 घंटे में 18 से 44 वर्ष के लोगों को 4,37,000 से अधिक वैक्सीन दी गई। अब तक इस आयु वर्ग के व्यक्तियों को करीब 39,14,000 टीके लगाए गए हैं। देश में टीकाकरण प्रक्रिया की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है और उच्चतम स्तर पर इसकी निगरानी भी की जा रही है। केंद्र सरकार अगले 15 दिनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1 करोड़ 90 लाख टीके निःशुल्क भेजेगी। इनमें 1 करोड़ 62,50,000 कोविशील्ड और 29,49,000 कोवैक्सीन शामिल हैं। ये टीके 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों, स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को लगाए जाएंगे। इससे पहले केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1 करोड़ 70 लाख टीके भेजे थे। सरकार ने कोविड महामारी से निपटने के लिए भारतीय कारोबारियों द्वारा चीनी निर्माताओं से खरीदे जाने वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और अन्य चिकित्सा सामग्री की कीमतें बढ़ाए जाने पर चिंता व्यक्त की है। हांगकांग में भारतीय महावाणिज्य दूत प्रियंका चौहान ने चीन से जरूरी चिकित्सा सामान के दामों में बढ़ोतरी न करने और मालवाहक विमानों से लाई जा रही चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति नियमित रूप से बनाए रखने की अपील की है। शंघाई में फ्रेंट फॉरवर्ड्स ने बीजिंग में प्रसार भारती के संवाददाता को बताया कि सिचुआन एयरलाइंस 17 मई से चोंगकिंग और शियान से दिल्ली के लिए 3 मालवाहक विमानों की सेवाएं बहाल करने की योजना की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं की गई है। हांगकांग में भारत के कौंसल जनरल का ये बयान ऐसे समय आया है जब निजी भारतीय कारोबारी अति आवश्यक चिकित्सा उपकरण और सामान, खासतौर से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, चीन से आयात करने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसे समय जब चीन से भारत के लिए मालवाहक उड़ानें बाधित हैं तथा कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं। जानकारों का कहना है कि चीन की तरफ से किसी भी प्रकार के सरकारी स्तर के प्रयासों के अभाव में चीनी व्यवसायियों ने उच्च मांग और कच्चे माल की कीमतों का हवाला देते हुए अनुचित रूप से कीमतों में बढ़ोतरी की है, जो पूरी तरह से सही नहीं है। इस संबंध में कौंसल जनरल ने कहा कि अगर आपूर्ति मांग का थोड़ा सा दबाव है भी तो भी उत्पादों की कीमतों में कुछ स्थिरता होनी चाहिए। अप्रैल में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच फोन पर हुई बातचीत ने मालवाहक उड़ानों को मंजूरी देने में मदद की थी, लेकिन उड़ानों की संख्या दूसरी लहर के पहले वाले स्तर से अभी भी कम है। उन्होंने सुझाव दिया कि उड़ान मंजूरी के लिए चीनी अधिकारियों की तरफ से उच्च स्तरीय आश्वासन मदद कर सकता है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन हर संभव सहायता कर रहा है और चीनी कंपनियों को भी इसके लिए प्रोत्साहित कर रहा है, लेकिन अंत में ये सब कुछ निर्भर करता है कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई की क्या स्थिति है। अंशुमा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, बीजिंग। कोविड-19 महामारी से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए भारत को विदेशों से लगातार चिकित्सा उपकरण प्राप्त हो रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि 500 वेंटिलेटर की खेप आज कनाडा से भारत पहुंची। विदेश मंत्रालय ने राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए कनाडा का धन्यवाद किया है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि देश पूरी मजबूती और समर्पण के साथ कोविड महामारी की चुनौती से बाहर निकलेगा।
प्रधानमंत्री ने देश के 9 करोड़ 50 लाख से अधिक किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त जारी की। कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 83.5% हुई। कल 3,43,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में अब तक लगभग 18 करोड़ कोविड टीके लगाए गए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र किफायती मूल्य पर आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराकर कोविड-19 महामारी से लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4 करोड़ 17 लाख से अधिक ग्रामीण घरों में पाइप के जरिए पेयजल पहुंचाया गया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सीमा सुरक्षा बल ने सांबा जिले में पाकिस्तानी ड्रोन से गिराए गए हथियार और गोला बारूद बरामद किए। चक्रवाती तूफान तोकते की चेतावनी को देखते हुए केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल की टीमें तैनात और कोविड महामारी के बीच देश भर में सादगीपूर्ण ढंग से ईद मनाई जा रही है। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। आंध्र प्रदेश में राज्य प्रशासन ने कोविड-19 महामारी पर काबू पाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। राज्य में रोजाना 20,000 से अधिक लोग संक्रमित हो रहे हैं। विशाखापत्तनम जिले में हर रोज करीब 2,000 लोग संक्रमित हो रहे हैं। कई संस्थानों और घर पर पृथकवास में रह रहे लोगों की मदद के लिए कई गैर सरकारी संस्थान और विभिन्न शिक्षण संस्थानों के बच्चे घर घर जाकर उन्हें भोजन और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। वे मरीजों के जांच कराने में मदद और प्रोत्साहित करने में लगे हैं। आकाशवाणी से बातचीत में सालूरू के इस्पात संयंत्र के उप महाप्रबंध सिगड़म शिवाजी ने बताया कि ओल्ड फ्रेंड्स एसोसिएशन ने आदिवासी समुदाय और कामगारों की बस्तियों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने का जिम्मा उठाया है। एसोसिएशन कोविड अस्पतालों के लिए बुनियादी सुविधाएं जैसे बिस्तर, ऑक्सीजन आपूर्ति उपलब्ध करा रही है। ये संस्था करीब 1 दशक से विभिन्न कल्याणकारी कार्यों में लगी है। श्रीनिवास महेश के साथ मणि, आकाशवाणी समाचार, विशाखापट्टनम। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि ऑक्सीजन मिशन को लागू करना राज्य को ऑक्सीजन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उस्मानाबाद जिले के चोराखली स्थित धाराशिव चीनी कारखाने में ऑक्सीजन उत्पादन परियोजना का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करते हुए श्री ठाकरे ने ये बात कही। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कोरोना महामारी की पहली लहर में बड़ी संख्या में टेस्टिंग लैब, कोविड केयर सेंटर बनाए गए थे, जो उस समय की जरूरत थी। लेकिन दूसरी लहर की चुनौती बहुत ही अलग और बड़ी है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ रही है और उसे पूरा करना ये राज्य की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि हम अब इस लहर से उबर सकते हैं। ठाकरे ने आगे कहा कि वर्तमान में राज्य को लगभग 1700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी और हम प्रतिदिन 1200 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहे हैं। एहतियात के तौर पर हमें 3000 मैट्रिक टन उत्पादन करना है। यदि यह लक्ष्य हासिल हो जाता है तो हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। प्रदेश की विभिन्न नगर पालिकाओं में ऑक्सीजन उत्पन्न करने के प्रयास चालू है। अब सहकारी संस्था, उद्योग क्षेत्र को ऑक्सीजन उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभाने की जरूरत है, ऐसा भी मुख्यमंत्री ने कहा। भावना गोखले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। मिजोरम में लॉकडाउन 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य के मुख्य सचिव और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष ने कहा है कि लॉकडाउन 24 मई सुबह 4 बजे तक प्रभावी रहेगा। इससे पहले राज्य में लॉकडाउन 17 मई को समाप्त होना था। सिक्किम सरकार ने 17 मई सुबह 5 बजे से 24 मई सुबह 5 बजे तक राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। पिछले कुछ सप्ताह में कोविड-19 के संक्रमण की दर 20% से अधिक पहुंचने पर राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है। तमिलनाडु सरकार ने मौजूदा लॉकडाउन के दौरान नई पाबंदियों की घोषणा की है। ये पाबंदियां इस महीने की 17 से 24 तारीख तक लागू होंगी। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय राजधानी में ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे पर दिल्ली सरकार की आलोचना की है। पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज आरोप लगाया
कि अरविंद केजरीवाल सरकार शहर में ऑक्सीजन का पर्याप्त भंडारण और उचित वितरण करने में विफल रही है। पेट्रोलियम और विस्फोटक संरक्षा संगठन की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए श्री पात्रा ने कहा कि कई अवसरों पर दिल्ली सरकार ने शहर में लाई गई तरल चिकित्सा ऑक्सीजन वापस कर दी क्योंकि इसकी भंडारण क्षमता नहीं थी। महामारी के इस दौर में अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए लोग प्राकृतिक तरीके अपना रहे हैं। प्राचीन भारत के ये तरीके महामारी से लड़ने और हमारे स्वास्थ्य को सुधारने में अग्रणी हो रहे हैं। कोविड-19 महामारी के कारण लोग अपने घरों के भीतर रहने को मजबूर हैं। पर्यावरणविद मुकुल सनवाल ने आकाशवाणी के साथ बातचीत में कहा कि अरेका पाम का पौधा घर में रखना चाहिए, जिससे घर के भीतर ऑक्सीजन की मौजूदगी बढ़ती है। कोविड-19 महामारी में सरकार ने प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई पारंपरिक तरीकों और साधनों की सिफारिश की। कोविड-19 प्रमुख रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है और लोगों को सांस लेने में समस्या होती है। हाल ही में ऑक्सीजन की कमी भी एक प्रमुख चिंता का विषय था। पर्यावरणविद मुकुल सानवाल का सुझाव है कि अरेका पाम पौधा या सुपारी लगाने से ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने में मदद मिल सकती है। घर के भीतर के परिवेश को बेहतर बनाने के लिए भी उन्होंने कई अन्य प्राकृतिक तरीके बताए। एक तरीका ये सोचा जा सकता है कि एरेका पाम हम रखें। साइंस हैज प्रूव्ड दैट एरेका पाम्स emit a lot of oxygen and can be found in a large number of offices in the West where you have sealed windows. Because of air conditioning or central heating, people keep areca palms. मास्क और पीपीई किट जैसे प्लास्टिक कवरिंग के रूप में प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग लंबे समय में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। इस समस्या को कम करने के लिए श्री सानवाल ने सुझाव दिया है कि ऐसी कुछ चीजों का पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है, पर ऐसा करने में विशेष सावधानी बरतनी होगी ताकि कोई भी स्वास्थ्य संबंधी खतरा न हो। पारंपरिक और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ साधन हमें कोविड-19 से लड़ने के लिए बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से दीक्षा सक्सेना। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल की बुवाई से लेकर फसल कटाई तक पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान किया जाता है। स्थानीय आपदा या फसल कटाई के बाद नुकसान की स्थिति में बीमित किसानों द्वारा 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, संबंधित बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। ऐसी फसलें जिन्हें फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए बंडल बनाकर रखने की आवश्यकता होती है एवं उस स्थिति में यदि प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान होता है तो फसल कटाई से 14 दिन की अवधि तक बीमा कवर उपलब्ध रहता है और होने वाले नुकसान का आकलन व्यक्तिगत भूखंड खेत के आधार पर किया जाता है। क्लेम राशि का भुगतान राज्य सरकार एवं बीमा कंपनी की संयुक्त समिति द्वारा आकलन के पश्चात निर्धारित करके किसानों को सीधे बैंक खाते में किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक कदम आत्मनिर्भरता की ओर। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र किफायती मूल्य पर आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराकर कोविड-19 महामारी से लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। देश में 7,700 से अधिक जन औषधि केंद्र काम कर रहे हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कहा कि जन औषधि केंद्रों पर 1,449 आवश्यक दवाएं बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। इन केंद्रों पर सर्वोत्तम गुणवत्ता के N95 मास्क मात्र 25 रुपए के मूल्य पर उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने कहा कि ग्रामीण और दूर-दराज क्षेत्रों में आपूर्ति तंत्र को मजबूत करने के लिए 37 वितरकों को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के फायदों के बारे में बात करते हुए आगरा के रहने वाले नरेंद्र शर्मा ने इस तरह के और केंद्र शुरू करने की मांग की। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा निर्मित की गई यहाँ सस्ती दवाई मिलती है, तो मैं यहाँ ज्यादातर मल्टीविटामिन और बच्चों की जो और औषधियाँ वो लेने आता हूँ। कई जगह आगरा में ये खुलना चाहिए। कोरोना काल में इन दवाइयों का जो स्टॉक था वो भरपूर था और जो बाजार की दवाई थी और जो यहाँ की दवाई थी उन दोनों का सेम असर, लेकिन मूल्य यहाँ का कम था, बाजार का ज्यादा था। मैं जनता से भी निवेदन करता हूँ कि इन औषधियों को यूज करें, ये बहुत अच्छी दवाई है। जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध ब्रांडेड दवाइयां बाजार मूल्य से 50% कम कीमत पर उपलब्ध हैं। कुछ दवाइयां 80 से 90% तक सस्ती हैं। देश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4 करोड़ 17 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को पाइप के जरिए पेयजल पहुंचा दिया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मिशन की घोषणा 15 अगस्त 2019 को की थी। इसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक पाइप के जरिए पेयजल पहुंचाना है। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि अब 7 करोड़ 41 लाख से अधिक ग्रामीण परिवार पाइप के जरिए पेयजल ले रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सीमा सुरक्षा बल के सतर्क जवानों ने आज सुबह सांबा जिले में एक पाकिस्तानी ड्रोन के जरिए गिराए गए हथियार और गोला बारूद बरामद किए। हथियार और गोला बारूद की ये खेप सांबा क्षेत्र में सीमा चौकी रीगल से बरामद की गई। ब्यौरे की प्रतीक्षा है। चक्रवाती तूफान तोकते की चेतावनी के मद्देनजर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में 24 टीमों को तैनात किया है। एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने बताया है कि 29 अतिरिक्त टीमों को भी आपात स्थिति के लिए तैयार रखा गया है। क्षेत्रीय मौसम विभाग ने मुंबई में आज कहा कि तोकते चक्रवात कल महाराष्ट्र में कोंकण तट से टकरा सकता है। ये चक्रवात 16 और 17 मई को मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर पहुंच सकता है। ईद उल फितर का त्योहार आज पूरे देश में कोरोना वायरस महामारी के बीच मनाया जा रहा है। लगातार दूसरे साल ईदगाह और बड़ी मस्जिदों में सामूहिक नमाज अदा नहीं की गई। ज्यादातर लोगों ने कोविड मानदंडों का अनुपालन करते हुए आज सुबह अपने घरों में नमाज पढ़ी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को ईद की बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्षय तृतीया पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने परशुराम जयंती की भी शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बसव जयंती पर जगत गुरु बसवेश्वरा को नमन किया है। लद्दाख में आर्यन घाटी जनजातीय संस्कृति, परंपराओं, काव्य ग्रंथों और भाषाओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। आर्यन घाटी के 5 गांव बुद्ध दर्दी जनजातियों का निवास स्थान है। इन लोगों ने कई चुनौतियों के बावजूद सदियों पुरानी दर्दी संस्कृति को संरक्षित रखा है। एक रिपोर्ट। इस समुदाय की अनूठी भाषा दर्दी के साथ विशेष संस्कृति है। दर्दीहीन आर्य भाषा समूह की उप भाषा है। आर्य घाटी समय गतिविधियों वाला पर्यटन स्थल है। आर्य घाटी की युवा पीढ़ी समुदाय की पहचान को संरक्षित करने का प्रयास कर रहा है। इस समुदाय की आबादी 2000 से अधिक है। इस समुदाय की अपने पुरानी लोक कथाएं, साहित्य, वीर कथाएं, लोकगीत, भाषा और प्रथाएं हैं जो मिलकर आर्य संस्कृति का निर्माण करते हैं। फसल कटाई के उत्सव के लिए 40 से अधिक गीत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी मुख्य रूप से अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। सरकार ने भी इस संस्कृति को संरक्षित रखने की पहल शुरू की है। घाटी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग 2 वर्षों से आर्य महोत्सव का आयोजन कर रहा है। कला, संस्कृति, भाषा अकादमी द्वारा बच्चों के लिए लोकगीत, नृत्य और कार्यशाला का आयोजित की जाती है। लद्दाख के आर्यन घाटी के बेमा गांवों से आकाशवाणी के लिए मैं यांगचुन डोरमा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि देश पूरी मजबूती और समर्पण के साथ कोविड महामारी की चुनौती से बाहर निकलेगा। प्रधानमंत्री ने देश के 9 करोड़ 50 लाख से अधिक किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त जारी की। कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 83.5% हुई। कल 3,43,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में अब तक लगभग 18 करोड़ कोविड टीके लगाए गए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र किफायती मूल्य पर आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराकर कोविड-19 महामारी से लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4 करोड़ 17 लाख से अधिक ग्रामीण घरों में पाइप के जरिए पेयजल पहुंचाया गया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सीमा सुरक्षा बल ने सांबा जिले में पाकिस्तानी ड्रोन से गिराए गए हथियार और गोला बारूद बरामद किए। चक्रवाती तूफान तोकते की चेतावनी को देखते हुए केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल की टीमें तैनात। कोविड महामारी के बीच देश भर में सादगीपूर्ण ढंग से ईद मनाई जा रही है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।